प्यार में रोड़ा था परिवार, एक अनजान महिला की बलि दे दी। तारीख थी 11 जून 2011। गोरखपुर का कैंट थाना। सुबह का समय था। थाने पर किसी अज्ञात फोन कॉल से जानकारी आई कि इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र में सिघाड़िया के जंगल में एक युवती की लाश पड़ी है। चेहरा किसी धारदार हथियार से क्षत विक्षत किया हुआ। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को देखकर लग रहा था कि उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरा बिगाड़ा गया था। लड़की के हाथ में कंगन, पर्स और जूते थे। गले में काले धागे में एक ताबीज। पुलिस घटनास्थल पर ही थी कि थाने से सूचना आई कि कमलेशपुरम इलाके से 24 साल की एक लड़की शिखा दुबे पिछले 2 दिनों से लापता है। थाने पर उसके पिता राम प्रसाद दुबे ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। कोतवाल ने थाने से गुमशुदगी की डिटेल मांगी तो जानकारी मिली कि शिखा दुबे ने जो कपड़े पहने थे वही लाश पर थे। थाने से सूचना पाकर कुछ ही देर में पूरा परिवार मौके पर पहुंच गया। लाश देखते ही बिलख पड़े सभी। पिता ने बॉडी की पहचान अपनी बेटी के रूप में की। पर्स, जूते, ताबीज, कपड़े, सारा सामान शिखा का ही था। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। गुमशुदगी अब बदल चुकी थी हत्या में। पुलिस पर मामले के खुलासे के लिए स्थानीय नेताओं का, जनता का दबाव पड़ने लगा। पूछताछ में राम प्रसाद ने अपने मोहल्ले में ही रहने वाले दीपू यादव पर शक जताया। पुलिस जब दीपू के घर पहुंची तो पता चला कि वह नहीं है। परिवार पर दबाव बनाने पर खुलासा हुआ कि जैसे ही शिखा दुबे का शव मिलने की सूचना आई, दीपू घर से भाग गया। उसके बाद से वह वापस नहीं आया। पुलिस ने दीपू का मोबाइल नंबर लिया, लेकिन उससे भी कोई अहम जानकारी हाथ नहीं लगी। इसके साथ ही पुलिस का शक और गहरा हो गया कि हत्या के पीछे दीपू का हाथ है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने उसके रिश्तेदारों के यहाँ दबिश दी। परिवार को थाने लाकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी हाथ ना लगी। घटना को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश वही थी। तमाम कोशिशों के बाद भी दीपू यादव का भी पता नहीं लगा पाई थी पुलिस। उसका फोन बंद था। आखिरकार पुलिस ने दीपू यादव के परिवार वालों और करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया। उम्मीद थी कि दीपू कभी ना कभी तो किसी को फोन करेगा। जैसे ही फोन करेगा उसकी लोकेशन मिल जाएगी। और ऐसा हुआ। 2.5 महीने बाद दीपू ने अपनी बहन को कॉल किया और पुलिस को खबर लग गई। पूछताछ में बहन ने बताया कि दीपू सोनभद्र में है और वहीं किसी खदान में नौकरी कर रहा है। इस पर गोरखपुर पुलिस की एक टीम सोनभद्र पहुंची और दीपू की तलाश शुरू की। जल्द ही उसे दीपू का पता मिल गया। पुलिस ने शाम के समय दीपू के घर पर दबिश दी तो वह मिल गया। घर पर दीपू के साथ एक महिला भी मौजूद थी। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम बताया, शिखा दुबे। शिखा का नाम सुनकर पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। उसकी तो लाश जंगल में मिली थी। उसके परिवार ने शिनाख्त की थी। पुलिस टीम दोनों को गोरखपुर ले आई, जहां कैंट थाने पर दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू की गई। गोरखपुर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर नवनीत त्रिपाठी के अनुसार पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे, लेकिन शिखा का परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे में दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। दोनों ने प्लान किया कि शिखा की कद काठी वाली किसी युवती की हत्या कर उसकी लाश गोरखपुर में फेंक देंगे और वे दोनों कहीं और जाकर बस जाएंगे। दीपू का एक साथी सुग्रीव था, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता और सोनभद्र आता जाता रहता था। दीपू ने उससे शिखा की कदकाठी की लड़की की व्यवस्था करने को कहा। सुग्रीव सोनभद्र में पूजा नाम की एक मजदूर महिला को गोरखपुर में 3,000 रुपये महीने में घरेलू काम दिलाने का बहाना कर ले आया। गरीब पूजा अपनी 6 महीने की बच्ची को पति के पास छोड़कर
गोरखपुर पहुंच गई, जहां काम बढ़े। घर में होने की बात कहकर शिखा ने उसे अपने कपड़े पहनाए, फिर उसे सुग्रीव की गाड़ी से जंगल में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शिखा ने उसे अपना ताबीज पहनाया, अपना पर्स और जूता लाश के पास छोड़ा और दीपू के साथ चली गई सोनभद्र। वहां सुग्रीव ने दीपू की नौकरी लगवा दी। ये भी खुलासा हुआ कि पूजा का चेहरा सुग्रीव के ड्राइवर बलराम ने चाकू से क्षत विक्षत किया था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सुग्रीव और बलराम को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांड्या बताते हैं कि शिखा और दीपू 7 साल तक जेल में रहे। इस दौरान दोनों ने जेल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक को कई बार पत्र लिखा कि वे पति पत्नी हैं, इसलिए उन्हें एक साथ रहने दिया जाए, लेकिन ऐसा नियम न होने से हर बार उनकी अपील खारिज होती रही। वर्तमान में दोनों जमानत पर हैं और गोरखपुर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। जमानत पर छूटने के बाद दोनों की अलग अलग शादी हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि कोर्ट में पेशी के दौरान जब दोनों आते हैं तो दोनों की कोशिश ये होती है कि उनका आमना सामना ना हो। हालांकि हत्या का मामला अभी कोर्ट में लंबित है।